जय श्री राम। हर हर महादेव। बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के उपरांत बिहार वासियों द्वारा बिहार की मौजूदा सरकार को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देने के बाद बिहार में अब चर्चा है कि मंत्रिमंडल कैसा हो, सरकार का स्वरूप कैसा हो। अलग अलग दल के अलग अलग लोग अपनी पार्टी के लिए, इनफैक्ट अपने लिए अपना हर वो टैक्टिक्स अपना रहे हैं जिससे वो मैक्सिमम गेन कर सकें, और उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार के हित को कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो भी फैसला होगा बिहार के हित को रखते होगा। दूसरा चीज़ कि आजकल कांग्रेस में एक वर्ग पैदा हो गया है जो अब बिहार के वोटरों को गाली देने लगा है। पहले बिहारियों का अलग अलग जगहों में अपमान, अब बिहार के वोटरों को गाली देना, मतलब अपनी गलती, अपने कुकर्म को देखना नहीं है, उसको सुधारना नहीं है, हर जगह दूसरे को गाली दे देना है। शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनता क्या बिहार की इतनी मूर्ख है? क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है? या ये फिर से वही गलती कर रहे हैं कि गलती पर गलती करते जाओ, रात में खुद को मिटा लो और फिर सारा दोष किसी और के ऊपर दे दो। कल कुछ बिहार में कुछ घटनाएं हुई एक राजनीतिक परिवार में कि एक बिटिया हैं राजनीतिक राजघराने की, वो बोल रही हैं आई डिसऑन माई फैमिली। अब बोलती हैं महिला सम्मान की बात है, क्योंकि उनके एक भाई हैं, उन्होंने उनको चप्पल से मारा। चलिए, चप्पल से मारा ये तो बहुत गलत हुआ। मैं फिर से बोलता हूँ, चप्पल से नहीं मारना था, लेकिन उन महिला को यह सोचना चाहिए जब उन्हीं के घर में उन्हीं की माताजी द्वारा, उन्हीं के भाई के द्वारा जब उनकी भाभी का अपमान किया जा रहा था, घसीट घसीट के मारा जा रहा था, और जब वह महिला बिलखती हुई घर से निकली थी, तब आपने क्या स्टेंस लिया था? क्या ऐश्वर्या राय बेटी नहीं थी, महिला नहीं थी, उसका कोई सम्मान नहीं था? सवाल तो पूछे जाएंगे ना जी। दूसरा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप एक पैटर्न देखिए। जब से रोहिणी आचार्य का इशू आया तब से कोई तेजस्वी यादव पे सवाल नहीं कर रहा है, उसकी इनकम्पिटेंसी के ऊपर, उसके राजनीतिक शैली के ऊपर। मतलब एक वाइट वॉश करने का एक नया तरीका। देखिए, रोहिणी आचार्य प्रकरण के अनेक एंगल हैं, अनेक कारण हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, अनेक कारण हैं। उसमें से एक कारण राजनीतिक विरासत की टकराव। एक तरफ तेजस्वी और मीसा, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप। तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को बोलते हैं ना, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। दूसरी तरफ सिर्फ राजनीतिक विरासत नहीं, पैतृक संपत्ति का भी अब ये आ रहा है। थर्ड, इतिहास गवाह है, जब जब दूसरे धर्म की महिला हिंदू धर्म में शादी करके आई है, उस घर में या तो हत्याएं हुई हैं या उस घर में राजनीतिक विरासत को लेकर संघर्ष हुआ है। और 60-70 के दशक में आपने देखा ही था, और वो फिर से 50 साल बाद दोहराया जा रहा है। और वो बिहार की भूमि, इस बार जो बैटल ग्राउंड है वो बिहार की भूमि है। एक कारण और है कि रोहिणी आचार्य को बार बार, जैसे वो पिछली बार लोकसभा लड़ी थी सारण से, छपरा सारण, वहाँ हार गई, लेकिन उनका कंधा इस्तेमाल करके पाटलिपुत्र मीसा भारती जीत गई, क्योंकि जो छपरा में जो उन्माद हुआ था, जातीय उन्माद, उसके वजह से पाटलिपुत्रा में ध्रुवीकरण हुआ और वो जीती। मीसा भारती को क्या मिला? इससे पहले राज्यसभा में थी, अब लोकसभा में। रोहिणी आचार्य को क्या मिला? किडनी के नौटंकी के बाद उनको मिला मुकदमा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने का, छपरा वाले मामले में।
और चूँकि पिताजी के पास खास करीबी थी, सुनने में जैसा है, तो उनको मिला लैंड फॉर जॉब स्कैम का तमगा भी मिलने वाला है उनको भी। तो सारा लाइबिलिटी रोहिणी आचार्य पे और एसेट सारे तेजस्वी भैया पे। जनता देख रही है। पूरे इलेक्शन के दौरान माई समीकरण पर तेजस्वी यादव का फोकस रहा, मतलब मुस्लिम एंड यादव। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है राजग, उसका भी फोकस माई ही था, बस उसका अर्थ दूसरा था, महिला एंड यूथ। बस फर्क इसी का था और परिणाम सामने है। अब भाजपा के सामने अगले 2-3 राज्य महत्वपूर्ण है, उसमें से एक राज्य महत्वपूर्ण है असम, दूसरा बंगाल। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये दोनों राज्य अति महत्वपूर्ण है। अब मैं तो यह बोलूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, राजनीति की कोई भी तिकड़मबाजी करनी पड़े, वो अपनाइए और बंगाल को ममता बनर्जी के दमनात्मक शासन से मुक्त कराइए। बंगाल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श पर ले जाना है। हम नहीं चाहते हैं उस राज्य में कि चुनावी विपक्षियों का उनके बच्चियों के सामने, उनके माता पिता के सामने बलात्कार हो, उनकी डेली कोई किसी की न किसी की हत्या हो राजनीतिक विपक्षता के कारण। वो नहीं चाहते हैं। बंगाल राजनीतिक अस्थिरता को नहीं चाहता है। बंगाल में राजनीतिक स्थिरता चाहिए, जो कि ममता बनर्जी के होते हुए संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं भाजपा उचित रणनीति बनाएगी, क्योंकि हमारी आशा भाजपा से ही और किसी में सामर्थ्य नहीं है, और किसी में सबसे बड़ी चीज नियत नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, जिन्होंने कभी बंगाल वह भूमि है जिन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी थी, दशा दी थी। उन वीरों की भूमि है बंगाल। वीरों की भूमि से वैन की भूमि, नेताजी की भूमि से लेकर आज जो बना दी गई है, उसे हमें बदलना है। हमें पुनः बंगाल का गौरव स्थापित करना है। बंगाल में बंगालियों का शासन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बंगालियों का, बांग्लादेशियों का नहीं। अब जो लोग बोलते हैं जब बंगाली, गैर बंगाली, बिहारी, ये बिहार तो अलग हुआ है बंगाल प्रांत से ना 1911-12 में, तो बिहारी बंगाली अलग कैसे हुए भाई? मेरे हिसाब से तो अलग नहीं है। और अलग हो गए तो हमारा एक भाई अलग हो गया तो एक भाई पीड़ित रहेगा तो हम बिहारी चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं चुप बैठेगा। मेरा एक भाई पीड़ित रहेगा तो उसके समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है। और एक बिहारी के नाते मैं तो एक बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, बंगाल हमारा भाई है, जुड़वा भाई है, जिसे मुक्त कराना दमनात्मक और मतलब हत्यारी सरकार से हमारा दायित्व है। सारे संवैधानिक संस्थानों की हत्या, कोर्ट को बार बार आना पड़ता है रेस्क्यू करने के लिए, वो सरकार। और सर को लेके जो वहाँ पे एक मिथ्याचार किया जा रहा है, जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय होता था कि कहीं भी कोई भी मृत्यु हुई उसको डिमोनेटाइजेशन से जोड़ दिया जाता था, वही चीज़ सर को लेके। क्या ममता बनर्जी बंगाल की जनता को बताएंगी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो विरोध आपने किया था, आपकी सरकार ने किया था, आपकी सरकार ने बंगाल जलाने का कोशिश किया था। जिन हिंदुओं को नागरिकता मिलने वाली थी, जिन अल्पसंख्यकों को, पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को जो प्रताड़ित होकर भारत आए थे और भारत की प्रतिबद्धता थी उनको नागरिकता देने की, और जब भारत ने उनको नागरिकता देने के लिए कानून बना रही थी तो उनका विरोध किसने किया? आपने किया। आज अगर नागरिकता की भय अगर उनको होता है, जो कि होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है,
अगर उनको नागरिकता का भय होता है तो आपकी प्रशासन है जो उनको नागरिकता का भय दे रही है, क्योंकि आपकी प्रशासन ने सही से कार्य नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है कि उनको नागरिकता दी जाए जो प्रभावित है। आपकी कोशिश थी, आपकी प्राथमिकता थी अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता नहीं देना, हर वो कागजात उपलब्ध कराना जिससे आपके वो इलीगल वोटर बन सके। किसी भी बांग्लादेशी मुसलमान का भारत के राजनीतिक प्रोसेस में क्या हिस्सा हो सकता है? जब धर्म के आधार पर उन्होंने एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर लिया है, फिर उनकी भारत की राजनीतिक सक्रियता में क्या निर्माण ये है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, बांग्लादेशी मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि 95% मुसलमानों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के निर्माण के लिए वोट किया था और उसमें से 90% भारत रुक गए थे। इतना हृदय परिवर्तन हुए थे। सरदार पटेल जी के भाषण में आप पा सकते हैं कि मेरा कोई भाषण नहीं है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बंगाल के चुनाव में बांग्लादेशियों का क्या हित है और उन हितों के पीछे ममता बनर्जी का दुस्साहस क्या है, उनका ममता बनर्जी की नीयत क्या है। बंगाल की सरकार कैसी हो, किसके द्वारा संचालित हो, बांग्लादेश के ही निवासी तय करेंगे ना। क्यों ममता बनर्जी बांग्लादेशियों की से इतना लगाव रख रही हैं? यह सवाल हर बंगाल के लोगों के जुबान पर होना चाहिए। हर बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर आप बांग्लादेशियों को क्यों बोलते हो जो हमारे यहाँ वोटर बना रहे हो। और यह सवालों का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि बंगाल को इस अत्याचारी शासन से मुक्त नहीं कराते हैं। जय श्री राम।